Hello everyone, very good evening to everyone. I hope you are doing very well. So welcome to this class. So हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। हम डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। उससे पहले हमने बहुत सी बातें डिस्कस की हैं। देखो हमने डिस्कस किया मैटर मैटर को क्लासीफाई करते हैं तीन स्टेट में, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज, गैस की प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के और सब्जेक्टिव टाइप के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्जन को क्या कहते थे, ये हमने डिस्कस कर लिया, जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड के कन्वर्जन को क्या कहते हैं, बॉइलिंग। लिक्विड से सॉलिड के कन्वर्जन को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फिर बॉइलिंग क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को कहते हैं हम वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड के कन्वर्जन को हम कहते हैं कंडेंसेशन। सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन पे आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग कब होती है, मेल्टिंग पॉइंट पे। लिक्विड से सॉलिड के कन्वर्जन में आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब होती है, मेल्टिंग को दूसरा नाम फ्यूजन भी होता है। फ्रीजिंग कब होती है, फ्रीजिंग पॉइंट पर। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन में आता है वेपराइजेशन। अब लिक्विड से गैस के कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है इवेपोरेशन और एक हो सकता है बॉइलिंग। तो हम दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। और गैस से लिक्विड कन्वर्जन क्या हो जाता है, गैस से लिक्विड का कन्वर्जन क्या हो जाता है, व्हाट, बताइए क्विकली। गैस से लिक्विड का कन्वर्जन कंडेंसेशन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड से गैस की कन्वर्जन को कहते थे हम वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड की कन्वर्जन को हम कहते थे कंडेंसेशन। जैसे वाटर एट नॉर्मल प्रेशर चेंजेस इनटू गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस बाय एब्जॉर्बिंग हीट, और गैस से वापस लिक्विड बन जाता है बाय रिलीजिंग आउट हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टीम गिव्स वाटर बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन क्या है, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। देखो वेपराइजेशन में दो चीजें होती है, बॉइलिंग और एवेपोरेशन। बॉइलिंग होती है बॉइलिंग पॉइंट पर, बॉइलिंग किस पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। और इवेपोरेशन होगा एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। मैं डिस्कस करूंगा द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग। और कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस पे हम डिस्कस कर चुके हैं क्या कि जिस पे सॉलिड नहीं लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैसेस स्टेट में, बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट। और कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर या द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट by giving out heat energy, ठीक है। by giving out heat energy is called condensation point at atmospheric pressure। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कंडेंसेशन पॉइंट की एट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो सेम है। वो कितनी है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर इज या वाटर इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या आप उसे 373 केल्विन बोल सकते हैं। एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं 373.15 केल्विन। क्लियर, ये आपका हो गया डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेनेशन हो क्या रहा है, जैसे मेल्टिंग में हो रहा था वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। जब हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वाटर के पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे वो तेजी से मूवमेंट करेंगे तो जो उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे वो हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा ओवरकम, मतलब उनको ओवरकम कर लेती है। जैसे जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसके द्वारा प्रोवाइड जो एनर्जी है वो जैसे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाती है, और जब वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ओवरकम कर लेती है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने लगते हैं क्या, पार्टिकल्स आने लगते हैं दूर, और वो क्या बन जाते हैं, गैस। तो एट ए सर्टेन टेम्परेचर एक पॉइंट आता है व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसी को तो पॉइंट को कहते थे हम क्या, बॉइलिंग पॉइंट। इन केस ऑफ लिक्विड टू गैस कन्वर्जन, मतलब बॉइलिंग के केस में। और एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजेस इनटू गैस, लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है फिर, अब वही केस इसमें हो रहा है जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हो रहा था। मैंने क्या लिया, वाटर लिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, यहाँ पर बर्नर लगा दिया, हीट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे थर्मामीटर लगाया, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मान लीजिए वाटर जिसका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, हीट करना स्टार्ट किया जी, टेम्परेचर बढ़ेगा 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ पे पहुंच चुकी है अब 100 डिग्री सेल्सियस।
जैसे देखो वेपर्स तो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे हीट करना स्टार्ट करोगे वाटर वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पहुंचा तो मतलब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, ये आ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये है जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आपको मिल रही है स्टीम, स्टीम के पार्टिकल्स हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि जब तक कंप्लीट आप हीट अभी भी कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ चुका है, पर आपने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। ऐसा क्यों? आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, थर्मोमीटर को शो करना चाहिए, बट वो नहीं कर रहा है। कब तक नहीं करेगा? अनटिल अनलेस द एंटायर अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट नहीं हो जाएगा स्टीम पार्टिकल्स में। जब तक ये पूरा अमाउंट जितना भी वाटर का है वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा स्टीम पार्टिकल्स में, तब तक यहाँ पे आपको थर्मोमीटर रीडिंग नहीं देगा 100 से ऊपर। जैसे ही सारा वाटर स्टीम पार्टिकल्स में बदल गया, फिर भी अगर आप हीट करते रहोगे तो थर्मोमीटर 100 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी आप इस ड्यूरेशन में, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, मान लीजिए उस टाइम पे 0 टाइम था, या फिर उस टाइम पे कुछ टाइम मान लो, मान लीजिए एग्जैक्टली कुछ भी टाइम था, तो उसके एक्स टाइम था एक्स, और उससे 15 मिनट तक मान लीजिए टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ x+15 तक, तो जो 15 मिनट्स आपने हीट एनर्जी सप्लाई करी है, ये तो थर्मोमीटर में दिख ही नहीं रही। इसी को तो बोलते हैं लेटेंट हीट, इसी को तो क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, हिडन हीट। क्या नाम है? हिडन हीट। जो हिडन हीट है ना, ये हाइड है, एक्चुअली में दिख नहीं रही है, बट ये वर्क तो कर रही है, असली वर्क तो यही कर रही है। हिडन हीट में क्या है, आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, और सडनली क्या होगा, सडनली क्या होगा, टेम्परेचर रुक जाएगा, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना बंद। मतलब जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, अभी वो पार्टिकल्स यूज कर रहे हैं इन इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। और जैसे सभी इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाते हैं, सारे पार्टिकल्स स्टीम पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कह देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat which is required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point to the vapors or gas without any change in temperature। ये चीज ध्यान रखना, जब भी स्टेट चेंज होगी, whenever there is a change in state, temperature does not change, temperature not change। जब भी स्टेट चेंज होगी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। क्लियर? जो पार्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, जो मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बताया था, और इसी तरीके से वाटर के लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताया, जो कि है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केल्विन। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर्स एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब इसी वजह से बोला जाता है, जो स्टीम है और जो हॉट वाटर है, दोनों अगर सेम टेम्परेचर पर हैं, फिर भी स्टीम ज्यादा सीवियर बर्न करेगी एज कंपेयर टू हॉट वाटर। क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर बनी है, 100 पर स्टीम बनने स्टार्ट हो जाएगी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हॉट वाटर के पार्टिकल्स है, जब वो स्टीम बने तो उन्होंने एब्जॉर्ब करी है हीट एनर्जी, तो मतलब स्टीम के पार्टिकल्स के पास ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर के पार्टिकल्स के, बेशक वो सेम टेम्परेचर पर हैं। और अनटिल अनलेस जब तक वो सारे हॉट वाटर के पार्टिकल्स स्टीम के पार्टिकल्स में नहीं बदल जाएंगे, तब तक टेम्परेचर भी 100 ही रहेगा। मतलब सेम टेम्परेचर पर स्टीम के पार्टिकल्स में ज्यादा एनर्जी है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर पार्टिकल्स। तो स्टीम के पार्टिकल्स जैसे कहीं भी बॉडी पे टच करते हैं तो क्या करेंगे, हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं, मतलब ज्यादा सीवियर बर्न करते हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। इसलिए स्टीम के केस में ज्यादा सीवियर बर्न होता है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। क्लियर? और इसी तरीके से आप आइस और वाटर के केस में बोल सकते हो। आइस और कोल्ड वाटर के केस में ज्यादा अच्छा कूलिंग इफेक्ट होगा आइस का,
रीजन क्या है, आइस के पार्टिकल्स में से और ज्यादा कम एनर्जी हो चुकी है, ठीक है, तभी तो समझिए ध्यान से। आइस के पार्टिकल्स जब कोल्ड वाटर बन रहे थे, आइस के पार्टिकल्स जब क्या बन रहे थे, कोल्ड वाटर, तो टेम्परेचर इधर भी 0 डिग्री सेल्सियस था और जो इधर भी 0 डिग्री सेल्सियस था, या रिवर्स बोलूं, जब कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स आइस में कन्वर्ट हो रहे थे तो टेम्परेचर दोनों तरफ 0 डिग्री सेल्सियस था। कोल्ड वाटर के पार्टिकल जब आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली कोल्ड वाटर के पार्टिकल से एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, तभी तो वो आइस बन रही है, एनर्जी रिलीज होती जा रही है। टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, या और दूसरी टर्म में बात करूं, जब आप आइस को हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट आप तो हीट दे रहे हैं, तो जो आइस है जब तक वो सारी आइस कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगी पड़ी है, या फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन है और इस केस में वेपराइजेशन है। तो लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है वो क्या काम कर रही है, ध्यान से समझिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का काम क्या है कि जो हिडन हीट है वो, ठीक है, पार्टिकल्स ओवरकम कर रहे हैं, उसी तो हम बोल रहे हैं जो हीट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं और थर्मोमीटर रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब उस टाइम पे पार्टिकल्स ओवरकम कर रहे हैं, उस टाइम पे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं किसको, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किससे, आइस से कोल्ड वाटर में। यही तो बात है। अब समझो ध्यान से, जब आइस से कोल्ड वाटर कन्वर्ट हो रहा है तो आइस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी ले रहे हैं, आइस के पार्टिकल्स हीट एनर्जी लेके कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स में जा रहे हैं, मतलब जब तक कि कंप्लीट आइस कोल्ड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बट हीट एनर्जी आप कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, मतलब कोल्ड वाटर के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी हुई एज कंपेयर टू आइस, मतलब आइस के पास ज्यादा कूलिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर एट द सेम टेम्परेचर, मोर कूलिंग इफेक्ट। इसके पास क्या हुआ, ज्यादा कूलिंग इफेक्ट हुआ एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको माइंड में रखनी है। बिकॉज स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसी तरीके से कोल्ड वाटर हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, कोल्ड वाटर पार्टिकल्स हैव एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कन्वर्जन, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस कन्वर्जन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, और गैस टू डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्जन विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। So the changing of solid directly into vapors on heating and of vapors directly into solid on cooling is known as sublimation. The solid which undergoes sublimation is called sublime. जो solid इसमें जा रहा है sublimation में उसे कहते हैं sublime. और the solid obtained by cooling the vapors of a solid. अब जब जैसे कि मान लीजिए solid को हमने हीट किया, ठीक है, और गैस में कन्वर्ट करना चाहा तो बन गए हमारे वेपर्स। उन वेपर्स को जब आप कूल करके वापस से सॉलिड बनाते हैं तो उसे कहते हैं सब्लिमेट। क्या कहते हैं, सब्लिमेट। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेट। जैसे अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, सॉलिड आयोडीन, ड्राई आइस, ये सभी इसी के तो एग्जाम्पल है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, सॉलिड आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन, मॉथबॉल्स, जिसको क्या कहते थे, मॉथबॉल्स, एंड एंथ्रासीन, ठीक है, इनको कन्वर्ट करेंगे गैस में। अच्छा, फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्जन, दैट इज नॉन एज डिपोजिशन, दैट इज नॉन एज डिपोजिशन। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। अभी तक हमने क्या कवर किया, ये हमारा सॉलिड, सॉलिड से गए हम लिक्विड, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, और इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड, लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड, इस प्रोसेस को बोल देते हैं फ्रीजिंग, और इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर के इस पॉइंट को बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड से डायरेक्टली गैस, इसको बोल देते हैं सब्लिमेशन, और गैस टू डायरेक्टली सॉलिड, इसको बोल देते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन, गैस टू डायरेक्टली सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, और सॉलिड टू डायरेक्टली गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दिस इज नॉन एज सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड इज नॉन एज डिपोजिशन। लिक्विड टू गैस इज नॉन एज वेपराइजेशन, जो कि दो तरीके से हो सकते हैं, एवेपोरेशन और बॉइलिंग। मैं आपको एवेपोरेशन समझाऊंगा अभी। और लिक्विड टू गैस इज नॉन एज वेपराइजेशन, ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग है तो, और एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट तो एवेपोरेशन है। और गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज नॉन एज कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज नॉन एज कंडेंसेशन। क्लियर। तो ये हमने कुछ प्रोसेसेस पढ़ ली हैं, जिसमें हमने पढ़ा है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन। ठीक है, अब मैं आपको इवेपोरेशन बताऊंगा, उसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इवेपोरेशन समझिए ध्यान से, गर्मियों का टाइम है, समर्स,
आपने किसी कंटेनर में बाहर कुछ पानी रख दिया धूप में, आपने 1-2 दिन बाद देखा कि पानी बहुत कम हो चुका है या खत्म हो चुका है। रीज़न क्या है? आपने बॉइलिंग पॉइंट तक तो नहीं पहुँचा होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँचा होगा। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक मतलब एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे बात कर रहा हूँ, टेम्परेचर पे नहीं। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा नहीं है, मान लो 60 पहुँच गया, 50 पहुँच गया, 40 पहुँच गया, जो भी पहुँचा है, वाटर से वाटर वेपर्स बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसे कहेंगे इवेपोरेशन। इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ता है, घटाने पर घटता है। जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और कम रहेगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितने ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट में रहेंगे, हीट एनर्जी जल्दी लेंगे और इनफ एनर्जी लेके कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें? इनफ एनर्जी लेके कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। ठीक है, तो इवेपोरेशन जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, और जैसे विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज़्यादा हवा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको? इवेपोरेशन को। क्लियर एकदम बात? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। क्या है नेक्स्ट बात? ऑब्जेक्टिव टीपीपी। एकदम इजी इजी से क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और करते रहेंगे। हम सब्लिमेशन, बॉइलिंग, हमने क्या पढ़ा देखो, मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। ये हमारा सॉलिड, सॉलिड से गए हम लिक्विड, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन को मेल्टिंग या फ्यूजन एट मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से वापस गए सॉलिड, इसको बोलते थे फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस, जिसको हम बोल देते हैं क्या? लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को जल्दी से बताइए क्विकली। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम बोलते हैं, मैं इसको थोड़ा और आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ गैस। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन दो तरीके से हो सकता है, वेपोराइजेशन, एवेपोरेशन या बॉइलिंग। एट बॉइलिंग पॉइंट अगर हो रहा है वेपोराइजेशन तो बॉइलिंग, और वेपोराइजेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट दैट इज नोन एज evaporation. गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज नोन एज कंडेंसेशन। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे कंडेंसेशन पॉइंट। गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस कन्वर्जन, सॉलिड टू गैस कन्वर्जन इज सब्लिमेशन, और गैस टू सॉलिड कन्वर्जन इज डिपोजिशन। जब हम सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे बोलते हैं सबलाइम, उस सॉलिड को बोलते हैं सबलाइम। ठीक है, और जब हम उस गैस के पार्टिकल्स को वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे सॉलिड को बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। ये अभी तक हमने पढ़ा है आज की क्लास में। चलिए तो आप समझ लेते हैं। ऑन चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड, ऑन चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज। टेम्परेचर चेंज करने पे, प्रेशर चेंज करने पे। देखो अभी हमने जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, ये सारे इंटर कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंजेस के बेस पे पढ़े। क्या प्रेशर चेंज करने पे भी ऐसा हो सकता है? वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टीपीपी। तो ऑन चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर को टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के बेसिस पर चेंज किया जा सकता है। तो हमने टेम्परेचर के बेसिस पर पढ़ लिया, प्रेशर के बेसिस पर हम पढ़ेंगे, तो ए और बी बोथ दोनों इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर मैच करेगा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और जिसका एक प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं? उनके मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं से पहचान सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट तभी आएगा जब ये आइस की फॉर्म में होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट इसका जब आएगा जब ये वाटर की फॉर्म में होगा। तो आइस टू वाटर कब होता है? जब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में बात करूँ तो 273 केल्विन, या अगर एक्जैक्टली बात करूँ तो 273.15 केल्विन। यही तो बात है, बिल्कुल इजी सी बात है। वाटर टू आइस के कन्वर्जन कब होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो, या 273 केल्विन बोल लो, या 273.15 केल्विन बोल लो, इतना ही तो बात है। ये क्या है? एग्जैक्टली मैंने बोला ये। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह रहा है आर सेम, भाई बिल्कुल सेम है। हैव लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, ऐसा कैसे? हैव क्लोज डिफरेंस बिटवीन देम, गलत बात। नन ऑफ दिस, अरे सेम है। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, दे आर सेम, दे आर 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। देखो मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस से अगर आपको डिग्री सेल्सियस अगर निकालना है, केल्विन में वैल्यू दे रखी है, तो माइनस कर दीजिए 273 नॉर्मली। अगर एक्जैक्टली करना है तो 273.15, वैसे 273 करने से हो जाता है काम।
अगर आपको केल्विन में निकालना है, डिग्री केल्विन में, तो आपको डिग्री सेल्सियस में ऐड करना होगा 273। अब उसने कहा है इस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, जरा देख लेते हैं कितना दे रखा है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है, डिग्री केल्विन में भी पूछी हुई है, तो 78 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 273 ऐड करेंगे। अब आपको एडिशन तो आता ही है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके एडिशन कर देंगे, 351 होगा, बिल्कुल होगा। 8 3 11 का 1, 7 1 8 7 15, 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा 351 केल्विन। यूनिट लगाते हुए चलेंगे, ध्यान रखना है। तो कितना आंसर आ जाएगा 351 केल्विन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन भी दे रखा है? बिल्कुल। 373 केल्विन नहीं आएगा, 351 केल्विन आ जाएगा, 375 केल्विन नहीं आएगा, 78 कैसे हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? ऑप्शन बी 351 केल्विन आंसर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, बाय लेटेंट हीट का मतलब सीधा सीधा क्या है? हिडन हीट। हिडन हीट, हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, वो हमें पता है 2.25 इंटू 10⁻², गलत बात। 22.5 इंटू 10⁻5 या 3.34 या 33.4 इंटू 10⁻²। देखो 22.5 और 3.34 ये दोनों शब्द सुने, बट कौन सी होगी वो आपको पता ही है, कौन सी मैच करेगी? ऑप्शन बी 22.5 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी। 22.5 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी, ये क्या होगी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या होगी? 22.5 जूल पर केजी। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। क्या पूछा उसने? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्या था आपका? मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन बता देता हूं। आपका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, यही तो पूछा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज। तो मैंने आपको आंसर क्या बताया? ऑप्शन बी, जो कि है 22.5 इंटू 10⁻5 जूल पर केजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? एकदम से इजी है। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन देखिए केल्विन, सेल्सियस, बहुत ही अनन। देखो कभी हम केल्विन में निकाल रहे कभी सेल्सियस में, तो इसका मतलब दोनों होना चाहिए। ये केल्विन, केल्विन। ठीक है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? केल्विन। केल्विन एसआई यूनिट है। कैसे पता लगा? क्योंकि हम एब्सोल्यूट जीरो तक जब जाते हैं, जब हम एब्सोल्यूट जीरो तक जाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो आप पढ़ेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, तो जीरो केल्विन तक पॉसिबल है, पर 0 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली में जीरो नहीं है। इसका मतलब तो 273 केल्विन है। इसका मतलब क्या है? 273 केल्विन। पर 0 केल्विन का मतलब क्या है? -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 -273 डिग्री सेल्सियस तक हम जा सकते हैं। तो 0 केल्विन एक्चुअली में एब्सोल्यूट जीरो, तो इसको एसआई यूनिट बनाया गया। क्लियर? चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। इन सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन वही सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन में क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड, गलत बात। लिक्विड टू गैस, गलत बात। सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, सही बात। नन ऑफ दीज, गलत बात। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन मैच कर गया जी सी, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग द फर्दर हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड। जब एक लिक्विड को हम बॉइल करते हैं और जो फर्दर हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं विच इज सप्लाइड इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एज सच, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इज एब्सॉर्ब्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय द लिक्विड। जो हम फर्दर हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, लिक्विड ने बॉइल करना स्टार्ट कर दिया है पर अभी तक टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एज ए हिडन हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय द लिक्विड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? क्विकली बताइए। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इज ऑब्जर्व्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बाय द लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू, केल्विन में पूछा हुआ है, बिल्कुल केल्विन में पूछा हुआ है। आपको क्विकली पता है, आपको पता है डिग्री सेल्सियस जब भी दे रखा हो तो केल्विन में -273 करना है, डिग्री सेल्सियस अगर निकालना है। और अगर केल्विन निकालना है, देखो केल्विन निकालना है, केल्विन निकालना है, सभी में देख सकते हैं। अगर केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस -273 कर दो या प्लस करना है बताइए। अगर केल्विन में दे रखा तो माइनस करना और डिग्री सेल्सियस पर प्लस करना है। तो डिग्री सेल्सियस कितना? 10 प्लस कितना? 273। आंसर कितना आना चाहिए? 283। एग्जैक्टली कितना आ जाएगा? 283.15। तो 283 केल्विन का ही मैच कर रहा है, 283 केल्विन का ही मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कौन सा? ऑप्शन डी से 283 केल्विन, ऑप्शन डी। जरा देखते हैं आंसर, आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन डी, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल
रेस्पॉन्ड टू सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू डायरेक्टली गैस कन्वर्जन, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन without passing through the liquid state. Solid to directly gas conversion is known as sublimation without passing through the liquid state. तो कौन सा सब्सटेंस इनमें से सब्लिमेशन में जाएगा? कॉमन सॉल्ट इज NaCl विच इज नॉट ए सब्लिमेबल सब्सटेंस। शुगर, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो फॉर्मूला होता है C6H12O6 जो कि एक सब्लिमेशन सब्सटेंस नहीं है। कैम्फर एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, बिल्कुल ठीक बात है। पोटाशियम नाइट्रेट जो कि होता है KNO3 एक सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। तो उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेस्पॉन्ड टू सब्लिमेशन। आपको पता है सब्लिमेशन का मतलब होता है जो सॉलिड टू डायरेक्टली गैस कन्वर्ट जो है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, और जो कि डेफिनेटली कैम्फर, नेफ्थलीन, सॉलिड आयोडीन, ड्राई आइस, ये सभी होते हैं। एंथ्रासीन, ये सभी क्या होते हैं? सब्लिमेबल सब्सटेंस। सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद जो गैसेस के पार्टिकल्स मिलते हैं, जिस सॉलिड से वो सब मतलब गैसेस के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, उस सॉलिड को बोलते हैं सबलाइम। जब उन गैसेस पार्टिकल्स को वापस से कन्वर्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर सॉलिड में, तो उसे बोलते हैं सब्लिमेट। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक बात। ये ले लेते हैं, देखते हैं जरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन सी कैम्फर। कैम्फर की जगह ड्राई आइस भी हो सकता था ऑप्शन में, ड्राई आइस की जगह नेफ्थलीन भी हो सकता था, एंथ्रासीन भी हो सकता था, सॉलिड आयोडीन भी हो सकता था, NH4Cl भी हो सकता था, जिसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड, जो किससे बना हुआ है? NH4Cl से। कितने एटम्स हैं जरा बताइए इसके अंदर? भाई एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, मतलब कितने हुए? 4 + 1 + 1 6। एटोमिसिटी कितनी हुई? 6। क्या ये मोनो एटोमिक है? नहीं। क्या ये डायटोमिक है? नहीं। कैसा है? पॉली एटोमिक। तो ये सारी चीजें हमें क्या करती रहनी है? रिवाइज करती रहनी है, ताकि हम इन्हें भूल ना जाए। क्लियर? तो एटोमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अच्छा, मैं पूछूं ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड? तो सीधे से आपको दिख रहा है कि एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो। अगर एक ही काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो जाता। एलिमेंट्स होते हैं हमारे सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंसेस। तो इस तरीके से आपको क्या लग जाता है? आइडिया लग जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज। सॉलिड्स को कंप्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? ये पेन है मेरे हाथ में, मैं खूब कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि ये रिजिड है, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज है। पार्टिकल क्लोज है, जगह ही नहीं है। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हुआ? नेग्लिजिबल। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। अगर पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज हम उन्हें क्या कंप्रेस कैसे कर पाएंगे? तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है? नेग्लिजिबिलिटी, नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं है कि सभी सॉलिड्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कॉटन सॉलिड है बट कंप्रेस कर सकते हैं ड्यू टू द माइन्यूट होल्स, जो एयर उन माइन्यूट होल्स में प्रेजेंट है। क्लियर? उस वजह से। चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। हाँ भाई, क्लोजली पैक्ड तो है, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी आपको दिखा रहा है। 1 2 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो कितने अच्छे से पैक्ड है। ये देखिए, ये देखिए। अगर इतने से अच्छे से तभी पैक हो सकते हैं जब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस वीक होगा। वीक मतलब लेस होगा, बहुत कम होगा, या नेग्लिजिबल होगा, बहुत ज्यादा क्लोज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वीक। अगर कोई क्लोजली पैक्ड है तो क्या अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा? नहीं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, तभी तो वो क्लोज आएगा। तो गलत बात है। मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज रेस्ट्रिक्टेड। हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे? और वो ऐसे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं है, वो तो वाइब्रेट अभी भी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिफ्यूज वेरी स्लोली, ये इसका रीजन नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी का रीजन तो ये कि वो क्लोजली पैक्ड है, स्पेस ही नहीं है, तो कंप्रेस कहां से होंगे? क्लियर सी बात है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन ए कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दैट्स व्हाई जो सॉलिड्स हैं वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, या हम जनरली कहते हैं लेस कंप्रेसिबल होते हैं। क्लियर सी बात है। क्या आप अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर ऐसे प्रेस करके क्या उसको शेप चेंज कर सकते हैं? क्या उसकी वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या उसे कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा क्लोज है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। उसके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्पेस कम है, पार्टिकल्स क्लोज है, और आप उन्हें उसकी शेप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, पर मास फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखना। मास क्या रहेगा? फिक्स्ड। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है? डिफाइंड कंडेंसेशन। तो ये अभी हमारे चल चुके हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपसे डिस्कस किया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
जिसमें हमने देखा कि टेम्परेचर के बेस पे हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस, और या फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, मेल्टिंग। कब होगा? मेल्टिंग पॉइंट पर। लिक्विड से गैस के कन्वर्जन को क्या कहेंगे? सीधी सी बात है, वेपराइजेशन। दो तरीके से हो सकता है, इवेपोरेशन या बॉइलिंग। बॉइलिंग कब होगा? वेपराइजेशन एट बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन कब होगा? वेपराइजेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, अगर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुके तो उसको बोल देंगे बॉइलिंग। क्लियर? उसके बाद क्या है? सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से लिक्विड आए तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉइंट पर, और लिक्विड से सॉलिड आए तो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट पर। जैसे वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस चले गए तो जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, सॉलिड, या फिर ड्राई आइस, इनका एग्जांपल आप ले सकते हो। तो क्या बोलेंगे उसे? सॉलिड टू डायरेक्टली गैस कन्वर्जन, सब्लिमेशन। और गैस टू डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्जन बताइए क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। तो ये सारे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपको बताए, इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर के बेस पे, जिसमें हीट एनर्जी लॉस या गेन हो रही थी। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दी, ऐसा हो क्यों रहा था, कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, और कब तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कब तक नहीं होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बेस पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।